नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्या नॉलेज हब में स्वागत है। जैसे कि पिछले टॉपिक में हम डिस्कशन कर रहे थे पोलिनोमियल्स के बारे में, तो हमने पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा कि उसकी बेसिक चीज़ें जैसे कि टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है, 3 वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, तो हमने ग्राफ बनाना सीखा कि 1 वेरिएबल अगर इक्वेशन है लीनियर तो कैसा ग्राफ बनेगा, लेकिन आज उससे रिलेटेड हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोलिनोमियल्स ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल्स का हम कैटेगराइजेशन करते हैं वो टर्म्स के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम टर्म के बेसिस पे करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसके बेस पे? टर्म्स के बेस में। ठीक है, तो टर्म से क्या मतलब है आपका? तो जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, x4 है प्लस 3x² है प्लस 2x है प्लस 6 है। ठीक है, ऐसा कोई इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, और आपसे अब कोई पूछे कि बताओ कि ये कौन से टाइप का पोलिनोमियल्स है टर्म्स के बेस पे। ठीक है, तो टर्म्स का मतलब है कि हमारे पास कितने ऐसे हैं जो वेरिएबल के फॉर्म में या वैल्यू के फॉर्म में यूज हो रहे हैं। जैसे कि ये x की पावर 4 है और कोई x की पावर 4 नहीं। कहने का मतलब है कि हमें सेपरेट वेरिएबल या कांस्टेंट को सेपरेट करना होता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। यानी टोटल इसमें कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स। ठीक है, तो हमारा जो टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल्स बनता है जिसमें 1 टर्म्स हो, 1 टर्म हो, उसको मोनो पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म्स हो, उसको बाई पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसमें 3 टर्म्स हो, उसको ट्राई पॉलिनोमियल, यहाँ पे एस लग जाएगा, सेकंड टर्म। ठीक है, जिसको 4 टर्म्स है उसको वैसे करके नेक्स्ट नाम। ठीक है, जैसे 4 टर्म है तो उसको कह सकते हैं क्वा पॉलिनोमियल्स, क्वाड्री पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, जिसमें 4 हुए उसको बोल सकते हैं क्वाड्री पॉलिनोमियल्स, फिफ्थ करके ऐसे सो ऑन करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स के बेस पे क्या होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई इक्वेशन है x = 6 है। ठीक है, चाहे x ऐसे करो सिंपल, x - 6 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए आपके? एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो गया? यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए, तो ये क्या हो गया अपना बाई पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट यही है कि x = 5। ठीक है, या x = 0 है, या डायरेक्टली आप कह सकते हो कि 8 है। ठीक है, कोई कह दे कि आपके पास 8 है, वो बताओ कि क्या है आपका, कौन से टाइप का पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पे सिंगल कांस्टेंट भी आपका जो है पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में आता है, और जहाँ सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू हो उसको हम मोनो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, मोनो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि कांस्टेंट वैल्यू कैसे हम मोनो पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, पॉलिनोमियल्स कैसे है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है आपका? x की पावर होल नंबर, ये चीजें नोट कर लो आप। ठीक है, x की पावर होल नंबर क्या है? पॉलिनोमियल्स है। होल नंबर क्या होता है अपना? 0 से प्लस इन्फानाइट तक वैल्यू। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? 0 से इन्फानाइट तक वैल्यू। अगर x की पावर 0 रखते हैं हम
तो यहाँ पे x की पावर 0 किसके इक्वल आता है, एनीथिंग पावर 0 इज 1। ये आप हमारा शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है 1 होती है। आप जाके हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे जाके ये शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं किसी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल कैसे होती है, ठीक है। तो x की पावर 0 1 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए कांस्टेंट क्या, अगर कांस्टेंट वैल्यू है मतलब वो मोनो पॉलिनोमियल है, ठीक है। x की पावर 1 हो, x की पावर 2 हो, x की पावर 3 हो, समथिंग कुछ भी जो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स आपको पता चल गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। एक टर्म हो गया प्लस है, फिर दूसरा टर्म हो गया फिर प्लस है, 3 टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए, 5 टर्म, 6 टर्म, जैसा भी इक्वेशन हो उसमें टर्म्स काउंट कर लेने हैं और बता देना है कि वो कौन से टर्म्स का पॉलिनोमियल्स है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको होल नंबर याद रखना है कि होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सेकंड हम करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब सेकंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे हम डिग्री के आधार पे, डिग्री के बेस पे, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या था हमारा जो पॉलिनोमियल्स था, टर्म्स के आधार पे, टर्म के बेस पे। अब है डिग्री के बेस पे, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास कोई इक्वेशन है जैसे x की पावर 4 है, ठीक है। डिग्री हमें करना है x की पावर 3 प्लस 2x, ठीक है, प्लस 5 है। सपोज करो x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 है, x प्लस 9 है। ऐसे हमारे पास इक्वेशन है 1 2 3 4, ये 4 मैंने इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब बताना है कि डिग्री के बेस पे ये कौन से टाइप का। एक और हम लिख लेते हैं, मान लो सपोज करो 8 है, ठीक है। ध्यान से समझना है इसको। एक हमने कांस्टेंट वैल्यू कर दिया, एक वेरिएबल की पावर 4 कर दिया, एक ये इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 3 है, इसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है। तो अब हमें बताना है, इससे तो हमारे 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन से टाइप कितना, इसका डिग्री कितना है इक्वेशन का, तो वो आप बता सकते हो। दूसरा कि डिग्री के बेस पे कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री जो हमेशा हमें लेना है वो हमेशा याद रखना कि वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर जिस इक्वेशन में वेरिएबल नहीं है तो उसको आप क्या कहोगे, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री क्यों कहोगे, मैं आपको रीजन बताया था कि x की पावर 0 इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसकी पावर 0 होगी। अगर हमें क्या होना लेना होता है, पावर को ही डिग्री कहते हैं। तो अगर पावर 0 है तो इसकी क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। ध्यान से फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू कोई भी होगी उसको हम क्या लिखेंगे, मतलब कांस्टेंट वैल्यू कब आएगा, जब वेरिएबल की पावर 0 हो, यानी 8, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है x की पावर 0 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8x की पावर 0, ठीक है। ये वेरिएबल की पावर 0 क्या बन गया, 1, तो ये क्या रिमेन रह गया, 8 रह गया। यानी 8 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिग्री हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको कांस्टेंट बोलेंगे और डिग्री क्या आ गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, यानी कोई सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू, कोई वेरिएबल प्लस माइनस में ना हो, तो उसकी डिग्री जो होती है 0 होती है, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। सेकंड जो है x की पावर 4, अब हमें बताना है कि ये डिग्री कितनी है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा इक्वेशन है जिसकी डिग्री 4 हो। अगर मैं यहाँ पे -4 लगा देता तो अगर -4 लगा के आपसे पूछता कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे, डिग्री 4 है, नहीं। मैंने बताया था कि अगर पावर में कोई वैल्यू हो, वेरिएबल की पावर माइनस में हो या वेरिएबल डिवाइड हो रहा हो तो पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि अगर पावर में कोई वैल्यू नेगेटिव हो या डिवाइड वेरिएबल्स हो रहा हो तो पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये कंडीशंस है पॉलिनोमियल्स के, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। तो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं है
कोई भी होल नंबर पॉजिटिव वैल्यू है, होल नंबर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होता है, पोलिनोमियल्स का मतलब होता है कि होल नंबर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। तो पावर 4 है तो डिग्री क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, पावर क्या है, डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री क्या हो गया 2। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो गया 1, ठीक है। अब इसी में से कोई पूछे आपसे कि टर्म्स के बेस पे बताओ, तो यहाँ पे एक वैल्यू है, मतलब ये 1 टर्म इक्वेशन है, ये है 1 टर्म, ठीक है। यहाँ पे भी एक है तो ये भी क्या हो गया 1 टर्म। यहाँ पे कितने वैल्यू हैं 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3 टर्म इक्वेशन है। 1 2 3, तो ये भी क्या 3 टर्म इक्वेशन है, ठीक है। टर्म के केस में ये काउंट कर लेना 1 2 जितने हैं 3, और डिग्री केस में क्या करोगे, पावर देखना कि मैक्सिमम पावर क्या है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिग्री के बेस पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। एक चीज़ और हम यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है, जो हमें नॉर्मल जो +1 +2 तक क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं, ठीक है, वो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है वो या तो x + 4 = 0, मैं अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, 6x + 2 = 0, या x³ हो गया प्लस 6s² + 3x + 1 = 0। इसमें 3 टाइप के इक्वेशन है। यहाँ पे देखो तो क्या है, डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, ठीक है। डिग्री 1 होगा वो क्या होगा, अपना लीनियर इक्वेशन होगा। ये याद रखना, लीनियर इक्वेशन में ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर 1 है हमेशा, तो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो जिसकी डिग्री 1 है उसको हम क्या बोलेंगे, जिसकी डिग्री, आप यहाँ लिख सकते हो, जिसकी डिग्री 1 है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जिसकी डिग्री 3 है उसको क्या बोलेंगे, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो आपके इक्वेशन सॉल्व करने को आता है वो मैक्सिमम आपके फर्स्ट 2 में से आता है, कम आते हैं, मैक्सिमम आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक एक्स वाई की वैल्यू निकालने को आता है। तो इस पोलिनोमियल्स में डिग्री से आप क्या समझे कि हमें डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, किसी चीज़ की पावर 1 हो तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, किसी चीज़ की पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, किसी चीज़ की पावर 3 हो तो उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपका पोलिनोमियल से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट आप करते हैं, ये कंपैरिजन टेबल, आप सब लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया था कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स क्या होता है। और हमने वहाँ पे ग्राफ भी बना के चेक किया था कि पॉइंट ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है और प्लेन ग्राफ क्या होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये टेबल नहीं बताया था, ठीक है। तो इस टेबल को मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बनाया था क्योंकि पिछला वीडियो हमारा काफ़ी लेंथी हो जाता, ठीक है। तो हम कंपैरिजन टेबल लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स यानी 1 2 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, जब वेरिएबल हमारा सिर्फ 1 हो, या तो x हो या y हो या z हो, तीनों में से कोई एक हो, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसका जो जनरल फॉर्म है ये है ax + b क्या है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, x क्या है वेरिएबल है, a क्या है हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है। a क्या है
कॉफिशेंट, जैसे ए का कॉफिशेंट कितना है, एक्स का कॉफिशेंट कितना है, ए है यानी 3 है। बी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना है, 6 है। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन नॉन वेरिएबल। जब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, जैसे एक्सपोज करो कि 3x + 6 है इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6/3, x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, यानी सिंगल वैल्यू आपका x का निकला। ठीक है, जब आप ग्राफ पे इसको, ये मैंने आपको समझाया था कि आपका +y होता है, ये -y होता है, ये +x होता है, ये -x होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये माइनस के साइड जाएगा, मान लो माइनस यहाँ पे कहीं 2 आ जाएगा। हमारे पास y की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो y की वैल्यू नहीं है तो ये x एक्सिस पे ही पॉइंट रहेगा, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पॉइंट ग्राफ। ठीक है, यानी कि जो ये इक्वेशन है, इससे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो पॉइंट ग्राफ बनेगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, आपसे क्वेश्चन आए कि सपोज करो कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो बताओ उसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, और ऑप्शन आ गए सारे, तो उसमें ऑप्शन में हो सकता है कि पॉइंट ग्राफ बनेगा, लाइन ग्राफ बनेगा, प्लेन ग्राफ बनेगा, या नन ऑफ दिस ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर वेरिएबल 1 होगा तो पॉइंट ग्राफ बनेगा, याद रखना। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल क्या हो, मतलब x और y, 2 वेरिएबल हो गए हमारे। ठीक है, कोफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू से भी हमें ग्राफ में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ग्राफ के लिए हम सिर्फ वेरिएबल चेक करते हैं कि वेरिएबल कितना है। अगर 1 वेरिएबल है तो पॉइंट ग्राफ है, अगर 2 वेरिएबल है तो लाइन ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है 3x + 3y + 2 = 0। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। मिनिमम आप 3 वैल्यू पुट करके आप अपना y का वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हो। तो x 0 पुट करोगे तो y की समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, x1 पुट करोगे तो y1 की समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y2 की वैल्यू समथिंग कुछ आएगी। ठीक है, जब आप इसको ग्राफ पे शो करोगे, जैसे x 0, y कितना आ गया, मान लो सपोज करो 1 आ गया, तो ये एक पॉइंट हो गया। x1, मान लो x1 है, y आ गया आपका, सपोज करो y आपका 2 आ गया। ठीक है, सपोज करो 2 आ गया, तो ये 2 पॉइंट हो गया, ये सपोज करो 3 पॉइंट आ गया। तीनों को जब मिला दोगे आपस में तो ये क्या बन जाएगा, लाइन। इसीलिए कहते हैं कि जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होगा तो उससे जो आपका ग्राफ बनेगा लाइन ग्राफ बनेगा। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जैसे कि 1 वेरिएबल में हमारी x की वैल्यू सिंगल निकली, यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली निकल गई, यहाँ से x की वैल्यू -2 निकल गई, इसके सिवा और कोई वैल्यू नहीं निकल सकती है, इसलिए इसका सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन है x = -2, इससे अलग कोई आपकी वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, इसलिए 1 सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैन्यू सॉल्यूशन क्यों है, ठीक है, लाइन ग्राफ का तो मतलब पता चलेगा कि लाइन ग्राफ कैसे बना। 3-4 वैल्यू आप जितना भी निकालोगे उसको जब मैच करोगे स्केल के साथ तो वो क्या बनाएगा, एक लाइन बनाएगा। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफ बनता है वो आपका लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, और इसके जो सॉल्यूशन होंगे, आप चाहो तो ऐसी वैल्यू 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, 5 पुट कर दो, जितनी बार पुट करोगे इन्फिनिट तक उतना आपके अलग अलग y के वैल्यू निकलेंगे, इसलिए इसके मैन्यू सॉल्यूशन है। तो मैन्यू सॉल्यूशन आपका 2 वेरिएबल के केस में भी होगा और 3 वेरिएबल के भी केस में होगा। ठीक है, इन्फिनिट मतलब मैन्यू सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, x, y, z 3 वेरिएबल हो गए, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का मतलब पता है आपको, ठीक है, 1-2 वेरिएबल का मतलब पता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब कि वेरिएबल की पावर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, वेरिएबल की पावर क्या होगा, 1 होगा, तो होगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वेरिएबल क्या होगा, x, y, z जो भी वेरिएबल होगा वो जितनी वेरिएबल होंगे उतना लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल होगा। 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 3 है तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है ये भी आपको पता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट को ऐसे पूरा लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंपैरिजन टेबल, इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। ये यहाँ एक हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल से रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन में और लिख लेता हूँ। सपोज करो px, ये मैंने
मतलब कि इजी क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन में थोड़ा इससे लेंथी वाइज लिख लेता हूँ, +6 है, ठीक है। दोनों में सेम है, फाइंड द 0 पॉलिनोमियल्स। तो पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि 0 पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। आपका 0 पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि जो आपका ये फंक्शन है 0 बन जाए, ठीक है। यानी यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब छोटा इक्वेशन है, कोई भी देख के बोल सकता है कि x की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर देते हैं 3 - 3 ये होल इक्वेशन जो पॉलिनोमियल का इक्वेशन है वो 0 बन जाएगा। ये तो छोटा इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन जब कोई बड़ा इक्वेशन हो या इससे भी लेंथी इक्वेशन हो, इससे बड़ा इक्वेशन हो, तो उस केस में तो हमें एक एक वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 पुट करें, 0 पुट करें, 2 पुट करें, 3 क्या पुट करें क्या नहीं, ताकि ये होल फंक्शन 0 बन जाए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द 0 पॉलिनोमियल्स, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं, px = x - 3। तो 0 पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि ये होल फंक्शन 0 हो जाए। तो उससे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे पुट करने की जगह हमें इस फंक्शन को 0 पहले ही अज्यूम कर लेना होता है, यानी 0 कर देना, अज्यूम नहीं करना। 0 पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि होल फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये -3 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी 0 + 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x है, ये -3 इधर आके क्या हो गया, +3। 0 + 3 3, x की वैल्यू क्या आ गई, 3। यानी हम x की वैल्यू 3 जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल्स हो गया, है ना। इजी क्वेश्चन। दूसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, px x² + 4x + 6 है, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, फाइंड द 0 पॉलिनोमियल्स। जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द 0 पॉलिनोमियल्स, उस केस में क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को हमें 0 के इक्वल कर देना होता है, ठीक है। अब 0 हो गया, x² + 4x + 6, ठीक है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और ये x की वैल्यू उसी से निकलेगी जिसको क्या आता होगा, फैक्टराइजेशन। ये सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट है। कभी भी हमें जब वेरिएबल की वैल्यू निकालना हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, याद रखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिग्री है 2 है, ठीक है। जब किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर, डिग्री वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब कभी भी हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बता दूं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। फैक्टराइजेशन एकदम इजी तरीके में, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। एक बार फैक्टराइजेशन को आप अच्छे से समझिए। सपोज करो ये हमारे पास इक्वेशन है, x² + 4x + 6। हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना। तो फैक्टराइजेशन के लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको तो प्लस माइनस में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जब प्लस माइनस आपस में होगा तो क्या बनेगा, मतलब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें भी आपको कन्फ्यूजन है तो हमारे वीडियो में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास साइन कौन सा आता है, ठीक है, उसको मैं एकदम ईजी वे में आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको प्लस माइनस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमारा मेन जो मोटिव है फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं उस पर है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो फैक्टराइजेशन, अब देखो ये अगर हम आपसे कोई ये पूछे कि ये कौन से टर्म का पॉलिनोमियल्स है, तो अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। प्लस क्या है, यहाँ पे एक तरह से डिवाइडर का काम कर रहा है। प्लस के बाद जो भी वैल्यू होगी एक टर्म हो जाएगा। तो ये कितने हो गया, 3 टर्म्स पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है, 3 टर्म्स पॉलिनोमियल्स हो गया। ये आपका टर्म्स के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका,
ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है आपकी 2 है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार वो समझ जाइए कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल्स क्या होता है, 3 वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है, मोनोपोलिनोमियल्स क्या होता है, बाई पॉलिनोमियल्स क्या होता है और ट्राई पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट मोड पे देखिए, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, वीडियो पे मैं आपको फिर दोबारा समझाऊंगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फैक्टर सॉल्व करते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, देखो, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, मतलब जिसकी वेरिएबल की पावर 2 है और जो कांस्टेंट है उसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वेरिएबल के साथ जो कॉफिशेंट होता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे कॉफिशेंट कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब यहाँ पे साइन पे भी फोकस करना है कि साइन की चीज़ क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन है, यानी ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है। जब मल्टीप्लाई में 2 प्लस के साइन होते हैं तो ओवरऑल जो रिजल्ट आता है प्लस ही आता है। ध्यान से सुनिए फिर से, वेरिएबल की पावर 2 के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि एग्जाम में ये भी हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों को पता नहीं हो तो क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले ही एक क्लियर कर दे रहा हूँ कि कभी भी जिसका वेरिएबल की पावर 2 है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है, जो है उसके साथ लिखना है। ओवरऑल रिजल्ट देखना है क्या बन रहा है, प्लस का 6 बन रहा है, ठीक है, 6 बन रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड लास्ट जब टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन के साथ तो प्लस 6 आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान देखना है फैक्टराइजेशन करने से पहले, ये ना कि आप फैक्टराइजेशन के लिए आप मतलब कि दिमाग लगाओ और वो फैक्टराइजेशन ना बनता हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो 4 है प्लस 4 है उसका फैक्टर देखना है क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका फैक्टर 2 बन रहा है और 4 बन रहा है, ठीक है। तो सपोज करो कि हमें अब ऐसे मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है। जैसे सपोज करो 2x प्लस 2x है, ठीक है। यहाँ पे x छोड़ दो, सिर्फ ये ध्यान रखो कि 2 प्लस 2 है। तो 2 प्लस 2 क्या बन गया, 4, यानी प्लस करने पे ये 4 बन गया। लेकिन जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक फैक्टर 2 हो गया और इसका फैक्टर क्या बन रहा है, एक फैक्टर 1 बनेगा, 2 बनेगा और 4 बनेगा। मतलब कि ये 1 से डिवाइड भी होगा, 2 से डिवाइड भी होगा, 4 से डिवाइड होगा। हमें फैक्टर चेक करना है। तो 1 से तो देखो 1 से तो हर एक वैल्यू जो होती है डिवाइड होती है, उसका फैक्टर बनता है, तो 1 को तो हम कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। 2 से क्या होगा, 6 नहीं बनेगा। 4 को हम सपोज करते हैं, ठीक है। तो 4 फैक्टर बन रहा है। तो हम अगर सपोज करें कि अगर हम 4 लेते हैं तो 4 प्लस 1 या 4 प्लस 2 लोगे तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, 8 नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये पहले हमें फैक्टर बना के देखना कि ये फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको आगे हमें 2 मेथड है करने के। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें x की वैल्यू निकालनी है, दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, इन 2 मेथड का यूज करके ही हम x की जो वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करते हैं। याद रखना हमेशा, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड इजी मेथड है, लेकिन जिस इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड का यूज नहीं होगा उस केस में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फैक्टर बना के देखना है, नहीं बनेगा उसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा आपको कि कैसे होगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे कि आपकी वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये फैक्टर बनता है कि नहीं। फैक्टर का कहने का मतलब है कि एक तरह से ये ब्रेकआउट होता है, आपस में ये डिवाइड होता है।
तो ये तो सेम रहेगा, 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब 5 को डिवाइड करना है और 5 को हम 3 और 2 लिखते हैं, ठीक है। पहले तो हमें सबसे पहले प्लस करके देखना है। अब यहाँ पे प्लस का निशान है तो मल्टीप्लाई में हमेशा दोनों निशान प्लस का होना चाहिए, तभी ये प्लस रहेगा। मल्टीप्लाई में +6 है, मतलब इतना कंफर्म हो गया है कि आपका दोनों जो हम कांस्टेंट वैल्यू या कोफिशिएंट वैल्यू यूज कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो मल्टीप्लाई में हमेशा ये फिर दोनों प्लस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या गया 3, यहाँ पे क्या होगा 2, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3x + 2x। 3x + 2x क्या हो जाएगा आपका 5x। जब प्लस करें तो 5x बने, आज जब मल्टीप्लाई करें तो 6x² बने। तो यहाँ पे x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 प्लस है तो निशान प्लस का रहेगा। फिर से समझिए इसको, दोबारा मैं रिपीट समझा रहा हूँ। इन दोनों के कांस्टेंट और कोफिशिएंट को जब हम मल्टीप्लाई किए तो क्या बना प्लस का 6। इस सेंटर वाले वैल्यू को जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या बने 6, ये साथ में x² है x², और जब प्लस करें तो प्लस का 5x बने। ये ध्यान दो, इसको हमें ऐसे डिवाइड करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए और जब प्लस करें तो प्लस माइनस करें तो प्लस का 5x बन जाए, ठीक है। तो 6x कब बनेगा, 6 किसका फैक्टर है 3 इंटू 2 का है, 6 इंटू 1 का, ध्यान से समझिए, ठीक है। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 बनेगा, 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब 6 बनेगा, यानी हमारे पास 2 फैक्टर है। अब दोनों में से सही वाला कौन सा है, अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3x + 2x 5x, मतलब ओके है। सपोज करो कि हम इसे पहले सॉल्व नहीं करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब 6 + 1x करते हैं तो क्या बन जाएगा 7x, मतलब ये गलत है, हमें कितना चाहिए 5x, यानी ये आपका फैक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 3x + 2x ऐसा फैक्टर होगा जो प्लस करने पे 5x बनेगा और मल्टीप्लाई करने पे 6 प्लस का 6 है, वेरिएबल नहीं लेना है, और वेरिएबल मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा 3x इंटू 2x। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो सेम हो तो 1 + 1 2 हो गया, जितनी बार x होगा 1x यहाँ 1x यहाँ 2x हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया प्लस का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका है डिवाइड होगा 3x + 2x + 6 है। अब यहाँ पे इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना, आप चाहो तो पहले 2x फिर + 3x भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, सॉल्यूशन सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो 2 वेरिएबल को एक साथ कर लेना है, 2 वेरिएबल को एक साथ कर लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 3x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x + 6। अब हमें क्या निकालना है कॉमन। कॉमन क्या किससे कहते हैं, जब दोनों टर्म में जो चीज़ कॉमन निकल जाए। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है तो 1 हम कॉमन नहीं निकालते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट कॉमन नहीं निकल सकता है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x आप कॉमन निकाल सकते हो। तो जब 1x कॉमन निकालोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, x किया जाता है x इंटू एक्स, यहाँ पे प्लस x, 1x यहाँ से निकल गया, 1x यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे 2x में से 1x निकल गया, x बचा, यहाँ पे 1x निकल गया, क्या बचा 3 प्लस ये 2 है, ये 6 है। 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 कॉमन निकाल लो, x नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, तो x + 3 2, जब इसको खोलोगे ब्रैकेट तो फिर यही चीज़ बन जाएगा। ये 2 वैल्यू का हम एक वैल्यू लिखेंगे, ये x है प्लस 2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये x + 3 इधर भी है, x + 3 इधर भी है, तो x + 3 क्या आ गया कॉमन आ गया ब्रैकेट, यहाँ पे x + 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर x, यहाँ पे क्या बचा 2, तो ये आपका आ गया x + 3 x + 2, ठीक है। ये आ गया आपका फैक्टर। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे 4 नहीं था 5 था, क्योंकि 4 का क्या होता है फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 0, हम उसको सॉल्व करते हैं, x² + 5x + 6, इसका फैक्टर बनाया तो क्या बना x + 3 x + 2 किसके इक्वल है 0 के।
अब 1 बाय 1 क्या करना है, हमें 0 के इक्वल कर देना है। तो x प्लस 3 को भी एक बार 0 के इक्वल कर देंगे, x प्लस 2 को भी एक बार 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -3, -2। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। ठीक है, एक बार और आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई, ठीक है, अब चाहो तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो। प्लस 1x² मल्टीप्लाई 6 प्लस 1x² प्लस 6, तो ये 6x² बन गया प्लस का। बीच वाले वैल्यू को ऐसे ही डिवाइड करना है जो कि प्लस करने पे 5x आ जाए, अब मल्टीप्लाई करने पे 6x² आ जाए। तो क्या बनेगा 3x और 2x में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करना, नहीं समझ आ गया तो मुझे बताना, फिर मैं इस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा। नहीं तो इस वीडियो को आप रिपीट मोड में देखो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है कि जो x की पावर 2 है उसके साथ लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले टर्म को ऐसे ही डिवाइड करना है जो मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल आ जाए और प्लस करने पे 5x आ जाए। फिर दो टर्म को एक साथ करना है, कॉमन निकालना है, जो कॉमन निकाल सकता है। फिर वो 0 के इक्वल है, 0 एक टर्म को 0 के इक्वल करना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि अगर कोई इक्वेशन सपोज करो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। और जैसे x² प्लस हमने क्या लिखा था 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 0 है। ठीक है, सपोज करो कि ये फैक्टराइजेशन मेथड इस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। एप्लीकेबल क्या है नहीं है, तो उस केस में जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होगा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला जो हो जाएगा इस पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, पहला कि डिस्क्रिमिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है b² माइनस 4ac। एक तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, और दूसरा हमें क्या निकालना है ओवरऑल वेरिएबल की वैल्यू। तो x का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो वो होता है -b प्लस माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो 4ac आ जाएगा आपका नहीं आएगा, यहाँ पे d आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये d इक्वल टू बी यानी db 4ac का क्या मतलब है और कैसे निकालना है वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, ये इसको हम a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। ठीक है, आप जब जनरल इक्वेशन करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, हमें क्या करना है कि जनरल इक्वेशन को इसके साथ क्या करना है कंपेयर कर देना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या है कोफिशिएंट है, x के साथ कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ पे bx, x के साथ कोफिशिएंट क्या है b है, यहाँ x के साथ कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो -4 आ जाता। ठीक है, क्योंकि ये सारा जनरल इक्वेशन प्लस में होता है। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे c कांस्टेंट है, c 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी निकल गई a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। यहाँ पे a, c और b की वैल्यू पुट करना है, d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू निकल गई। अब देखो d की वैल्यू कैसे कितना आ जाएगा, d आ गया आपका b का स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 है, c कितना है 6 है। तो 4 × 4 16 हो गया, 6 चौके 24 हो गया,
ये आ गया आपका -8। ठीक है, तो ये आपका d की वैल्यू आ गई -8। तो अब x क्या आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी थी 4। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 निकलेगी। ठीक है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x की वैल्यू 2 से कम नहीं निकलेगी। प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी थी -8 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है 1। तो क्या आ गया आपका -4 प्लस -8, ठीक है, डिवाइड बाय 2 × 1 2। ठीक, अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या है -8 है। मैंने आपको नंबर सिस्टम के फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि हमारा जो नंबर सिस्टम होता है रियल नंबर होता है और क्या होता है इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का टर्म यूज होगा, ध्यान से सुनिए, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर जो होता है मैं आपको बताया था कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है √-1 होता है, अंडर रूट नहीं होता, आयोटा का स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे तक काम आएगा। +1 +2 के मैथमेटिक्स भी सॉल्व करोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया -1। अब ध्यान से इसको सॉल्व करो, -4 प्लस माइनस ये क्या है -1। 8 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2 डिवाइड बाय 2। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो -4 प्लस -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट से बाहर 1 2 निकलता है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, 1 2 क्या रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। सपोज करो -4 है प्लस माइनस आयोटा -1 का होगा आयोटा स्क्वायर से एक आयोटा आ जाएगा बाहर और एक 2 आ गया बाहर, एक 2 रह गया अंदर, डिवाइड बाय 2। तो क्या आ गया -5x की वैल्यू प्लस -2 आयोटा √2 डिवाइड बाय 2। तब यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा और एक इक्वेशन क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका x का इमेजिनरी वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ से रियल वैल्यू नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या है -1 है। तो ये आपका हो गया डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर से ध्यान से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 मेथड से सॉल्व होगा। पहला मेथड जो यूज करना है, जो इजी मेथड है, जो ज़्यादातर यूज होता है, वो क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर वो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता है तो आपने क्या करना है, आंख बंद करके डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा देना है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में आपको 2 टर्म याद रखना है, एक तो d जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। दूसरा x को सॉल्व करने का फार्मूला होता है -b प्लस √d डिवाइड बाय 2a। a b c कैसे कंपेयर करना है, उसका जनरल इक्वेशन हमें कंपेयर आपस में कर देना है। वहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकल जाएगी। उस a b c वैल्यू को जब यहाँ पर पुट करके सॉल्व करोगे तो आपकी d की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आपको x इक्वेशन में -b प्लस √d डिवाइड बाय 2a, यहाँ पे आप d की वैल्यू पहले सॉल्व कर चुके हो, यहाँ पे d की वैल्यू पुट करोगे, b की वैल्यू पुट करोगे, एक ही इसको जब सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस में 2 इक्वेशन बन जाएगा। अगर अंडर रूट में माइनस वैल्यू है तो आपको याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है। तो -1 को जब स्क्वायर रूट में सॉल्व करोगे तो आयोटा क्या आ जाएगा, वैल्यू बाहर आ जाएगा, 2 आपके इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे। तो ये आपका हो गया। आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।